ऑल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कार्निवोर डाइट, क्या यह वास्तव में काम करती है और अपने परिणामों को अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस वीडियो में हम ऑल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कार्निवोर डाइट के बारे में आपको जानने योग्य हर चीज को विस्तार से बताएंगे और यह अन्य डाइट विकल्पों की तुलना में कैसी है इस पर भी चर्चा करेंगे। हम कुछ आम गलतियों और रास्ते में अपनी प्रगति की निगरानी कैसे करें इस पर भी बात करेंगे। नमस्ते, मैं डॉ चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो आंत माइक्रोबायोम असंतुलन के कारण होने वाली सूजन को कम करने के लिए समर्पित हूँ। मैंने खुद अपने शुरुआती 20वें सालों में पाचन संबंधी समस्याओं और ऑटोइम्यून सूजन से जूझा है और एक ऐसी कार्य प्रणाली तैयार की जो न केवल मुझ पर बल्कि मेरे मरीजों पर भी कारगर रही। मेरी इस विधि को माइंड गट इम्यूनिटी अप्रोच कहा जाता है और वर्षों में इसने हजारों लोगों को सफलता दिलाई है। अगर आप या आपके जानने वाले कोई ऑल्सरेटिव कोलाइटिस से जूझ रहे हैं और हमेशा के लिए सूजन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट mgclinic.com पर जाएं और मुझसे एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको ऑल्सरेटिव कोलाइटिस से उबरने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम और केवल 6 हफ्तों में स्थायी परिणाम कैसे प्राप्त करें यह बताऊंगा। चलिए सीधे शुरू करते हैं। यहाँ हार्वर्ड की 2024 की एक केस सीरीज है जो ऑल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रबंधन में कीटोजेनिक और कार्निवोर डाइट्स की प्रभावशीलता को उजागर करती है। हालांकि यह दूसरी 2022 की स्टडी कार्निवोर डाइट्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस तथा आईबीडी के विकास के बीच संभावित संबंध की जांच करती है। तो इन विरोधाभासी अध्ययनों के साथ आप कैसे जान सकते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए वास्तव में क्या काम करता है? जैसा कि मैंने अपनी एक और वीडियो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आदर्श डाइट में बताया था, मैं हर व्यक्ति के लिए कस्टमाइज्ड फाइटोन्यूट्रिएंट आधारित डाइट प्लान का बड़ा समर्थक हूं और मैं यह पता लगाने के लिए 4 मानदंडों का उपयोग करता हूं कि कोई डाइट अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए काम करेगी या नहीं। और संक्षेप में ये 4 मानदंड हैं: फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यकताएं, माइक्रोबायोम विशिष्टता और खाद्य संवेदनशीलता। अगर आप इनमें से हर एक के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस दूसरी वीडियो ऑल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आदर्श डाइट को जरूर देखें, लेकिन मैं यहाँ भी आपको इसका एक त्वरित सारांश दूंगा। तो अब आइए बात करते हैं कार्निवोर डाइट की और ये अन्य डाइट्स जैसे कि फिडो डाइट, जिसे मैं ऑल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सुझाता हूँ, उनसे कैसे तुलना करती है। आपकी आंत में हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर, स्टार्च और फाइबर पर पनपते हैं, जिससे सूजन, गैस और इन्फ्लेमेशन होता है। कार्निवोर डाइट कभी कभी ऑल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए इसलिए काम करती है क्योंकि यह इस समीकरण से कार्ब्स को हटा देती है, जिससे सूजन का स्रोत कम हो जाता है। ऑल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कार्निवोर डाइट पूरी तरह से पशु आधारित खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है, जिसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स को हटा दिया जाता है और संतुलन के लिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल किए जाते हैं। तो हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस को भोजन देने के बजाय कार्निवोर डाइट इस समस्या को प्रभावी ढंग से दरकिनार कर देती है और प्रोटीन और फैट्स के माध्यम से कैलोरी प्रदान करती है। यही कारण है कि यह अक्सर उन लोगों के लिए अस्थायी उपाय के रूप में उपयोग की जाती है जिन्हें अन्य डाइटरी रणनीतियों से लाभ नहीं मिलता या जो फ्लेयर अप के दौरान राहत चाहते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या आपको वे 4 मानदंड याद हैं जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था? आइए देखें कि यह डाइट लंबे समय में कैसी साबित होती है। जहां कोई कार्ब्स नहीं होते वहां आप हानिकारक बैक्टीरिया को भोजन नहीं दे रहे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपके गट माइक्रोबायोम संतुलन ठीक कर देता। मैं इस हिस्से को थोड़ी देर में समझाऊंगा। आइए पहले मानदंड पर ध्यान दें, जो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधों से प्राप्त सुपरफूड्स से मिलते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिक प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो ऑल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित लोगों की आंत में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ 2024 का एक अध्ययन है जो पॉलीफेनोल क्वेरसेटिन और अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसकी महत्ता पर प्रकाश डालता है। यहाँ एक और अध्ययन है जो प्रीबायोटिक फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च की भूमिका पर चर्चा करता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स कई महत्वपूर्ण श्रेणियों में आते हैं, जैसे पॉलीफेनोल्स, टर्पीन, डायोस्मिनेट्स, फाइबर, रेजिस्टेंट स्टार्च, ओमेगा फैट्स और एल्कलॉइड्स। ये सूक्ष्म पोषक तत्व पूरे शरीर में, खासकर आंत से शुरू होकर सूजन को कम करने के लिए आवश्यक हैं। तो जब आप ऑल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सख्त कार्निवोर डाइट का पालन करते हैं तो आप जाहिर तौर पर इन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से वंचित रह जाते हैं। हालांकि अगर आप कार्निवोर डाइट आजमाने के लिए दृढ़ हैं तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स को बिना कार्ब्स, फाइबर या शुगर के शामिल करने का एक तरीका है हर्बल टीज। हर्बल टीज के जरिए आप फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही कार्निवोर प्लान पर भी बने रह सकते हैं। ऐसे अन्य आहार भी हैं जो कार्निवोर डाइट से संबंधित हैं और जिनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, जैसे कि पालेयो डाइट। मूल रूप से पालेयो डाइट में कुछ सब्जियों की अनुमति थी, हालांकि आजकल इसे अक्सर कार्निवोर डाइट के समान ही माना जाता है।
आप कीटो, लो कार्ब, एटकिंस जैसे डाइट ले सकते हैं जो कार्ब्स को सीमित करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। ध्यान रखें कि सख्त कार्निवोर डाइट में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की अनुमति नहीं होती, जिसका मतलब है आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए उनके एंटी इन्फ्लेमेटरी फायदों से वंचित रह जाएंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कार्निवोर डाइट वास्तव में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी अच्छा काम करती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन शामिल हैं, और मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध कैलकुलेटर में अपनी हाइट, वजन और एक्टिविटी लेवल डालकर आप अपनी मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकते हैं। और अगर आप कार्निवोर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ खास बदलाव करने होंगे, जैसे कि फैट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना और कार्ब्स का सेवन कम करना। आमतौर पर एक ऐसी डाइट जिसमें आधी कैलोरीज फैट से आती है वह आमतौर पर अच्छी मानी जाती है। हालांकि मुझे मांस में पाए जाने वाले सैचुरेटेड फैट्स खास पसंद नहीं है, क्योंकि ये कुछ सूजन संबंधी प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। मुझे मांस में पाए जाने वाले एनिमल बेस्ड कोलेस्ट्रॉल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यह शरीर में एराकिडोनिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है। मैंने अपने चैनल के अन्य वीडियो में अल्सरेटिव कोलाइटिस के इन दोनों सूजन संबंधी रास्तों का वर्णन किया है, तो अगर आपको ताज़ा जानकारी चाहिए तो बेझिझक इन अन्य वीडियो को देख सकते हैं। अब जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस डाइट तैयार करता हूँ तो वे आम तौर पर वैसे भी कम कार्ब वाली होती हैं, तो स्पष्ट कारणों से, और ज़्यादातर फैट्स पौधों से मिलने वाले ओमेगा स्रोतों से आते हैं, इसलिए शुरू से ही ये समस्याएं नहीं होती। फिर भी केवल मैक्रोन्यूट्रिएंट के नज़रिए से देखें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कार्निवोर डाइट बहुत अच्छी तरह काम कर सकती है। अब चलिए माइक्रोबायोम की विशिष्टता पर नज़र डालते हैं। आइए इस समीकरण पर वापस चलते हैं। आपके पास हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो कार्ब्स पर निर्भर रहते हैं, जिससे सूजन होती है। कार्निवोर डाइट कार्ब्स को हटा देती है, लेकिन क्या ये अच्छे बैक्टीरिया को चुनिंदा रूप से बढ़ावा देती है और नियंत्रित करती है? इसका जवाब साफ तौर पर नहीं है। मुझे पता है कि यह बात विवादास्पद लग सकती है, क्योंकि YouTube पर बहुत से लोग तर्क देते हैं कि कार्निवोर डाइट अपनाने वालों में आंत माइक्रोबायोम की विविधता वास्तव में अच्छी होती है, और इस पर पूरे रेडिट थ्रेड्स में बहस होती है। लेकिन मैं आपको एक व्यावहारिक दृष्टिकोण देना चाहता हूँ। अपने करियर में मैंने सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो मल परीक्षणों की समीक्षा की है, और मैंने कभी भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ कार्निवोर डाइट अपनाने वाले किसी व्यक्ति में स्वस्थ कार्यात्मक माइक्रोबायोम नहीं देखा है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रकृति ही एक अस्वस्थ आंत माइक्रोबायोम के कारण होने वाली सूजन से जुड़ी होती है। इसलिए जब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत में मरीजों को शामिल करते हैं तो हम जापान से पेटेंटेड प्रोबायोटिक्स का उपयोग करते हैं, ताकि आंत माइक्रोबायोम को फिर से संतुलित किया जा सके और हानिकारक बैक्टीरिया को बाहर निकाला जा सके। तो हम अच्छे बैक्टीरिया को सावधानीपूर्वक कैसे बढ़ावा देते हैं? ये कार्ब्स से बचकर नहीं किया जाता। ये सही अनुपात और मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स का चयन करके किया जाता है, और यहीं पर माइंड गट इम्यूनिटी विधि उत्कृष्ट है। हम आहारों को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे लाभकारी बैक्टीरिया की विशिष्ट प्रजातियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करें, जो एक सुरक्षात्मक बायोफिल्म बनाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस को बाहर कर देते हैं। कई हफ्तों के दौरान इन लाभकारी बैक्टीरिया की वजह से शरीर कम प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे TNF और इंटरल्यूकिन 6 का उत्पादन करता है। इसका मतलब यह भी है कि आपको दवाओं की आवश्यकता नहीं होती। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कार्निवोर डाइट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह जड़ समस्या को संबोधित नहीं करती। बिल्कुल, आप कार्ब्स से परहेज करके बुरे बैक्टीरिया को भोजन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप कार्ब्स, फाइबर और शर्करा को फिर से शामिल करते हैं, लक्षण दोबारा उभर आते हैं। इतिहास में मैंने इस पैटर्न को बार बार दोहराते हुए देखा है। लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कार्निवोर डाइट में असफल हो जाते हैं, क्योंकि यह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है, और जब वे फिर से कार्ब्स खाना शुरू करते हैं तो उनके लक्षण वापस आ जाते हैं। और इसका कारण यह है कि मुख्य समस्या यानी आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी कभी हल ही नहीं हुई। दूसरी ओर फाइटो डाइट वास्तव में जड़ समस्या को संबोधित करती है, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से जुड़ी माइक्रोबायोम की गड़बड़ी है। इसका मतलब है कि लंबे समय तक आप अपने आहार में अधिक लचीलापन रख सकते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी चीट मील भी बिना किसी दुष्प्रभाव के शामिल कर सकते हैं। और मैं आमतौर पर अपने क्लाइंट्स को प्रोग्राम के दूसरे या तीसरे महीने में चीट करना सिखाता हूँ, क्योंकि तब तक हमने ज़्यादातर आंत की समस्याओं को स्थायी रूप से हल कर लिया होता है। मैं अस्थायी समाधानों का समर्थक नहीं हूँ, इसलिए। और जहाँ कार्निवोर डाइट फ्लेयर अप के दौरान मदद कर सकती है, वहीं यह हमारे क्लाइंट्स के लिए बनाई गई कस्टमाइज्ड फाइटो डाइट्स की तुलना में दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ रणनीति नहीं है। सालों से मैंने डिस्कवरी कॉल्स के दौरान कई लोगों से बात की है जिन्होंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कार्निवोर डाइट आजमाई और अंततः असफल रहे। उनमें से कई लोगों ने अस्थायी राहत मिलने की बात कही, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्ब्स को दोबारा शामिल किया, उनके लक्षण वापस आ गए। ये वही कहानी है जो मैं अक्सर सुनता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कार्निवोर डाइट की यह ईमानदार समीक्षा आपको यह तय करने में मदद करेगी कि यह आपके लिए सही है या नहीं। हालांकि यह अल्पकालिक रूप से मदद कर सकती है, लेकिन अगर आप दवाओं और लक्षणों से स्थायी राहत चाहते हैं
तो असली समाधान आंत माइक्रोबायोम को संबोधित करने में है। ठीक है, चलिए अंतिम मानदंड यानी फूड सेंसिटिविटीज़ की ओर बढ़ते हैं। ऑल्सरेटिव कोलाइटिस के मामले में फूड सेंसिटिविटीज़ एक महत्वपूर्ण विषय हैं। अपने दूसरे वीडियो में मैंने फूड सेंसिटिविटी टेस्ट के 4 मुख्य प्रकारों को कवर किया था: स्किन प्रिक टेस्ट, आईजीई ब्लड टेस्ट, IgG4 ब्लड टेस्ट और नया मीडिएटर रिलीज ब्लड टेस्ट। अगर आपको इन टेस्ट्स के बारे में फिर से जानकारी चाहिए तो मेरी वह वीडियो ज़रूर देखें जिसमें ऑल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब खास तौर पर अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कार्निवोर डाइट की बात करें तो हमें जटिल प्रोटीनों के बारे में बात करनी होगी, और यह भी एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की है। आप मूल रूप से बड़ी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं जिसे पेट और ऊपरी आंतों में प्रोटीज नामक एंजाइम्स द्वारा तोड़ा जाता है। ये प्रोटीज प्रोटीन को अलग अलग अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं जिन्हें बाद में रक्त प्रवाह में अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी ये प्रोटीन पूरी तरह से नहीं टूटते और छोटे पेप्टाइड चेन बना लेते हैं जो बहुत अधिक सूजन का कारण बन सकते हैं। हम यह विभिन्न प्रकार के जटिल प्रोटीनों में देखते हैं, खासकर वे जो जानवरों से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि एक या कई प्रकार के मांस या यहाँ तक कि अंडों के प्रति संवेदनशील होने की संभावना काफ़ी अधिक है। इसी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कार्निवोर रणनीति अपनाना जोखिम भरा है। आपके खाने के विकल्प बहुत सीमित हो जाते हैं और आप संवेदनशीलताएं विकसित कर सकते हैं। ठीक है, यही मेरी बात थी। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ कार्निवोर टाइप डाइट्स का आपका अनुभव कैसा रहा और आपके लिए क्या काम आया और क्या नहीं। मैं आपके अनुभवों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स में माइंड गट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके शानदार सफलता पाई है, और मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कस्टमाइज्ड फाइटो डाइट्स और हमारे क्लाइंट्स के लिए केंद्रित गट माइक्रोबायोम रिकैलिब्रेशन का प्रबल समर्थक हूं ताकि बिना दवा के स्थायी सफलता मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा की तरह ये चानू दसारी है माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा।